हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने जेके एसएसबी क्लास फोर्थ का होल सिलेबस अपने यूट्यूब चैनल पर कवर कर दिया है। और अब हमने क्लास फोर्थ एस्पायरेंट्स के लिए 1000 प्लस क्वेश्चन सीरीज लाई हुई है, जिसमें हम स्टडी कर रहे हैं 1000 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। और इसी के साथ साथ आपको जो डेली है एक क्विज मिलता है, जो कि हर दिन डिफरेंट टॉपिक के ऊपर होता है, जिससे आपको हर एक आपके टॉपिक की जो तैयारी है उसका पता चलता है कि आपकी हर एक टॉपिक की कितनी तैयारी हो चुकी है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइंस। यानी कि हमने जो भी आज क्विज लिया है वो साइंस के ऊपर लिया है। तो आज आपके 30 क्वेश्चन जो है वो साइंस के मिलेंगे। तो आपका टारगेट क्या रहेगा आपको पता है, 30 आउट ऑफ 30 जो है आपके मार्क्स आने चाहिए। आज के जो क्वेश्चंस हैं उनका जो लेवल है थोड़ा मॉडरेट रहेगा। तो चलिए देर न करते हुए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो और जो भी हम कंटेंट अपलोड करते हैं वो आप तक पहुंच जाए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपकी काफ़ी हेल्प हो सकती है इससे, क्योंकि हम इस पे डेली पीडीएफ्स जो है और आपके लिए जो भी एग्जाम रिलेटेड कंटेंट होता है, प्रैक्टिस सेट होते हैं, वो आपको हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डालते रहते हैं। तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए मूव करते हैं हम अपनी वीडियो पे। तो पहला क्वेश्चन पढ़िए। पहला क्वेश्चन क्या है आपका? पहला क्वेश्चन रहा ये, पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया आर एडवाइज्ड टू यूज। जो पर्सन मायोपिया से सफर हो रहे होते हैं उनको कौन सा लेंस जो है यूज करने की एडवाइस दी जाती है? आपके ऑप्शंस हैं कन्वेक्स लेंस, ऑप्शन बी कनकेव लेंस, ऑप्शन सी प्लानो कन्वेक्स लेंस, ऑप्शन डी प्लानो कनकेव लेंस। तो आपने बताना है इसमें से कौन सा लेंस मायोपिया से जो सफर हो रहे होते हैं लोग वो यूज करते हैं। तो ये करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मायोपिया क्या है। तो मायोपिया एक तरह का डिजीज है जिसमें हमें जो दूर का है वो नहीं दिखता है। ठीक है, तो यानी कि हमें जो भी कोई जैसे बड़े लोगों को क्या होता है, दूर का नहीं दिखता, पास का दिखता है। ठीक है, तो जिनको दूर का नहीं दिखता तो उनको क्या होता है, मायोपिया होता है। और जिनको किताबें पढ़ने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो जिनको यानी कि पास का नहीं दिखता है, तो उनको होता है हाइपर मायोपिया। दोनों आपने याद रखने हैं, हाइपर मायोपिया और मायोपिया। तो मायोपिया में क्या होता है, दूर का नहीं दिखता, और हाइपर मायोपिया में क्या होता है, पास का नहीं दिखता। तो ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो मायोपिया में दूर का नहीं दिखता और हाइपर मायोपिया में पास का नहीं दिखता, ये चीज आपको कंफर्म होगी। तो अब मुझे बताइए, जिनको दूर का नहीं दिखता तो उनको कौन सा लेंस जो है वो लगाने की इजाजत दी जाती है? तो इसमें आपका जो आंसर सही रहेगा वो आपका आंसर होगा कनकेव लेंस। तो जिन जो भी लोग जो है जो मायोपिया से सफर कर रहे हैं उनको बोला जाता है कि वो कौन सा लेंस यूज करें, कनकेव लेंस यूज करें। तो होप मैक्सिमम बच्चों का ठीक होगा। और इसी में हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं कि जो लोग हाइपर मायोपिया से सफर होते हैं, यानी कि जिनको पास का नहीं दिखता है, तो उनको कौन सा लेंस लगाने की जो है हिदायत दी जाती है? तो उनको दिया जाता है, उनको बोला जाता है कि वो कौन सा लेंस लगाएं, वो लगाएं कन्वेक्स लेंस। तो ये चीजें आपने इसके बारे में याद रखनी है। तो क्या क्या सीखा हमने पहले क्वेश्चन में, कि जो मायोपिया होता है उसमें क्या होता है, लोगों को दूर का नहीं दिखता है, तो उनको कनकेव लेंस लगाने के लिए बोला जाता है। और जो हाइपर मायोपिया होता है उसमें लोगों को पास का नहीं दिखता और उनमें लोगों को कन्वेक्स लेंस लगाने को बोला जाता है। तो होप आपको पहला क्वेश्चन जो है वो समझ आ चुका होगा। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अमंग द फॉलोइंग। कि जो बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, हमें वो बताना है जो नीचे दिए गए ऑप्शन है उनमें से। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कंडक्टर क्या होता है। तो कंडक्टर एक ऐसी चीज होती है जो अलाउ करती है इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू पास होने में। कंडक्टर इज ए मटेरियल और मेटल विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। ठीक है, उनको हम कंडक्टर बोलते हैं। तो ऐसा कौन सा मटेरियल है जो कि बेस्ट कंडक्टर है नीचे दिए गए ऑप्शंस में से? तो ऑप्शंस आपके पास हैं कॉपर, आयरन, एल्युमिनियम एंड सिल्वर। तो आपका जो सही आंसर होगा इसमें, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज सिल्वर। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो होप आपको समझ आ चुकी होगी। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द फिलामेंट यूज्ड इन लाइट बल्ब्स इज मेड अप ऑफ। जो फिलामेंट है लाइट बल्ब्स में जो यूज होता है वो किससे बना होता है? ऑप्शंस आपके पास हैं
प्लेटिनियम प्लेटिनम, ऑप्शन बी टेंटेलम, ऑप्शन सी एंटीमनी एंड ऑप्शन डी इज टंगस्टन। तो हमेशा याद रखना है आपने कि जो लाइट बल्ब्स होते हैं उसमें जो फिलामेंट यूज होता है वो हमेशा टंगस्टन वायर का बना होता है। तो टंगस्टन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो टंगस्टन वायर से जो होता है वो लाइट बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो बना होता है। तो होप अभी तक आपने तीनों क्वेश्चन ठीक किए होंगे। अब हम मूव करते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका फोर्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट डिस्कवर्ड स्टेट ऑफ मैटर। तो हमें बताना है कि कौन सी ऐसी स्टेट है मैटर की जो भी लेटेस्ट ही डिस्कवर हुई है। तो वो हमें आपने बताना है। तो ऑप्शंस आपके पास है सॉलिड, गैस, प्लाज्मा और बीईसी। तो सॉलिड एंड गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये पहले की डिस्कवर हो चुकी थी। तो ऑप्शंस आप बताइए। पहले थी थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, आपने पढ़ा होगा। तो अब एक और जो है वो स्टेट आ चुकी है मैटर की लेटेस्ट, वो हमें बताना है। तो ऑप्शंस आपके पास हैं सॉलिड, गैस, प्लाज्मा एंड बीईसी। तो बताइए इसका क्या सही आंसर होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी, BEC is the latest discovered state of matter। तो अब आप बोलोगे कि सर इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो BEC की फुल फॉर्म आती है आपकी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो ये आपकी आ गई जो है लेटेस्ट डिस्कवर्ड स्टेट ऑफ मैटर, कौन सी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है। तो होप आपको चार क्वेश्चन जो है पहले वो क्लियर हो चुके होंगे। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे मूव। पर ये क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या है। इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स ग्रेफाइट इज यूज्ड एज एन आर ए। ऑप्शंस आपके पास हैं फ्यूल, लुब्रिकेंट, मॉडरेटर या इंसुलेटर। तो जो न्यूक्लियर रिएक्टर में ग्रेफाइट को यूज किया जाता है वो क्यों किया जाता है या किसके तौर पर किया जाता है। तो जो ग्रेफाइट होता है उसका यूज किया जाता है मॉडरेटर के तौर पर। इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स ग्रेफाइट इज यूज्ड एज ए मॉडरेटर। ये एज ए मॉडरेटर जो है यूज किया जाता है, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है। तो इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स ग्रेफाइट इज यूज्ड एज ए मॉडरेटर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इनर्ट गैस। तो नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सी जो है इनर्ट गैस नहीं है। तो ऑप्शंस आपके पास है हीलियम, नियॉन, रेडॉन एंड हाइड्रोजन। तो इसका जो सही इसमें आपको सामने दिख रहा है हीलियम जो है वो इनर्ट गैस है, नियॉन, रेडॉन ये जो है हीलियम गैसेस है, इनर्ट गैसेस है। और जो हमारा हाइड्रोजन है वो आता है जो इनर्ट गैसेस के ग्रुप में नहीं आता है। तो हाइड्रोजन इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सिक्स। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज लाफिंग गैस। नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सी जो है लाफिंग गैस है। ऑप्शंस आपके पास है निट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, निट्रस ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन पेरोक्साइड। बताइए इसमें से जो सही आंसर है वो क्या है। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज लाफिंग गैस। ठीक है बताइए। होप आपने मार्क कर दिया होगा आंसर। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका वो होगा आपका निट्रस ऑक्साइड। निट्रस ऑक्साइड इज द लाफिंग गैस, इज नोन एज लाफिंग गैस। ठीक है। निट्रस ऑक्साइड, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। इसका केमिकल फार्मूला होता है N2O। ये भी आपने याद रखना है, कई बार आपको केमिकल फार्मूले के बेसिस पर भी पूछा जा सकता है। जो भी मैंने आज क्वेश्चन उठाए हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आने के लिए। तो हर एक क्वेश्चन को आपने अच्छे से समझना है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं अपने। द कर्ड इज सोर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डैश। जो कर्ड होता है वो सोर यानी कि खट्टा हो जाता है किसकी प्रेजेंस की वजह से। कर्ड आपको पता है दही, दही जब खट्टा हो जाता है वो किसकी प्रेजेंस की वजह से खट्टा होता है। ऑप्शंस आपके पास हैं एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड एंड टर्टेरिक एसिड। तो काफी इजी क्वेश्चन है ये आपने 10th में भी पढ़ा होगा। तो लैक्टिक एसिड से जो है हमारा दही जो है वो खट्टा हो जाता है। तो लैक्टिक एसिड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number ninth says pH value of acidic solution।
तो हमें बतानी है कि जो पीएच वैल्यू होती है एसिडिक सोल्यूशन की वो क्या होती है। तो बताइए क्या होती है पीएच वैल्यू। सबसे पहले आपको पीएच की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। पीएच की फुल फॉर्म क्या होती है? तो पीएच की फुल फॉर्म होती है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की क्या पोटेंशियल है, ये फुल फॉर्म होती है पीएच की, यानी कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन वैल्यू ऑफ एसिडिक सोल्यूशन। तो एसिडिक सोल्यूशन की वैल्यू हम सबको पता है, 9 से पढ़ते आ रहे हैं हम। तो वो हमेशा लेस देन 7 होती है और 7 पे न्यूट्रल होती है। 7 वैल्यू न्यूट्रल होती है। जो आपका पीएच स्केल होता है वो 0 से 14 तक लाई करता है। 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है, पता है आपको। तो यहाँ तक एसिडिक सोल्यूशन होते हैं और 7 से आगे क्या आते हैं, बेसिक सोल्यूशन। ठीक है, और 7 क्या होता है, न्यूट्रल। ये चीज आपको पता होगी मैक्सिमम सभी बच्चों को। 0 से 14 तक नंबर होते हैं किस पे, पीएच वैल्यू स्केल पे। और 1 से 7 तक क्या होते हैं, एसिडिक सोल्यूशन। 7 से आगे क्या होते हैं, बेसिक सोल्यूशन। और जो 7 होता है वो न्यूट्रल होता है। ठीक है ना, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। तो पीएच वैल्यू ऑफ एसिडिक सोल्यूशन इज लेस देन 7। अगर आपको बोल दिया जाए पीएच वैल्यू ऑफ बेसिक सोल्यूशन, तो आपका आंसर आएगा मोर देन 7। ठीक है, 7 को बीच में नहीं लेना है, 0 से लेके 6 तक काउंट करना है आपने। 0 1 2 3 4 5 6 तक जो है एसिडिक सोल्यूशन है और 7th न्यूट्रल आ गया। और 8 9 10 11 एंड 14 जो होंगे वो आपके बेसिक सॉल्यूशंस होंगे। तो होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ चुका होगा। तो चलिए हम करते हैं मूव अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 10th है। तो विच एसिड इज रिलीज व्हेन एन ant बाइट। जब एक ant बाइट करती है तो कौन सा एसिड रिलीज होता है, वो आपने बताना है। ऑप्शंस आपके पास है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, फास्फोरिक एसिड। तो होप आप सबने मार्क कर दिया होगा। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये आपको ऐसे आना चाहिए, इसमें समझाने वाला कुछ है नहीं। तो फॉर्मिक एसिड जो है वो रिलीज करती है आंत जब बाइट करती है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है अब आपका, क्वेश्चन नंबर 11। बड़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये तो खुद मार्क करना है आपने वीडियो पास करके। विच विच गैस इज यूज्ड एज एन फायर एक्सटिंक्शर। तो फायर एक्सटिंक्शर यानी कि फायर को बुझाने के काम कौन सी गैस आती है वो हमें बताना है। तो ऑप्शंस आपके पास हैं। ऑप्शन ए इज कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी इज कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी इज कार्बन सब ऑक्साइड, ऑप्शन डी इज सल्फर ऑक्साइड। तो बताइए कौन सी ऐसी गैस है फॉलोइंग ऑप्शन में से जो कि फायर एक्सटेंशन की तरह यूज की जाती है। तो होप आप सबने आंसर मार्क कर दिया होगा। तो इसका जो सही आंसर आपका होगा वो आपका होगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज द गैस विच इज यूज्ड एज एन फायर एक्सटिंक्शर। तो याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है आपका, ये बड़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव। पेट्रोलियम कंसिस्ट ऑफ ए मिक्सचर ऑफ। जो पेट्रोलियम है वो किसके मिक्सचर से बना है वो हमें बताना है। ऑप्शंस आपके पास आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोनेट्स, हाइड्रोकार्बन्स एंड कार्बाइड्स। तो पेट्रोलियम किसके मिक्सचर की वजह से बना है वो हमें बताना है। तो ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए। तो होप आप आपने इसका आंसर मार्क कर दिया होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका वो होगा आपका हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स के मिक्सचर की वजह से जो है वो आपका पेट्रोलियम बनता है। तो पेट्रोलियम कंसिस्ट ऑफ ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है ये भी। व्हाट इज ए ड्राई आइस। तो ड्राई आइस क्या है। ऑप्शंस आपके पास हैं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, लिक्विड नाइट्रोजन है, आइस क्यूब्स है एंड सॉल्ट डस्ट है, या फिर आइस क्यूब्स एंड सॉल्ट है। तो ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए। तो लगाइए दिमाग और आंसर मार्क करिए इस क्वेश्चन का। ड्राई आइस मैं बता देता हूँ, ड्राई आइस क्या होती है। ड्राई आइस एक तरह की आइस ही होती है, लेकिन इसका जो टेम्परेचर होता है ना, वो हमारा जो वाटर आइस होती है, पानी का जो बर्फ होती है, उससे टेम्परेचर जो है ड्राई आइस का कम होता है। ये आपने याद रखना है। द टेम्परेचर ऑफ ड्राई आइस इज लोअर देन दैट द टेम्परेचर ऑफ वाटर आइस। तो ठीक है, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। और इसका जो सही आंसर होगा, होप आप सबने अभी तक मार्क कर दिया होगा। तो ऑप्शन एक बार आप दोबारा देख लीजिए और इसके आंसर को मार्क करिए। इसका जो सही आंसर आपका होगा वो होगा आपका सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। तो होप आप सबको क्लियर होगा। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छे से याद रख लेना है। तो चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं हम। C12
H22 and O11 also known as, तो ये किसका केमिकल फार्मूला है मुझे बताइए। सैंड का, शुगर का, साल्ट का या फिर क्ले का। तो ट्वेल्थ में जिनकी साइंस होगी उनको पता होगा, जिन्होंने टेंथ में तो सबकी साइंस होती है, तो उनको भी ये केमिकल फार्मूला पता होगा किसका होता है। तो ग्लूकोज तो सबने खाया होगा। ग्लूकोज का जो है ये केमिकल फार्मूला होता है, और ग्लूकोज और शुगर जो है उन दोनों का यही सेम फार्मूला होता है, ग्लूकोज का भी और शुगर का भी। तो ऑप्शन में आपको शुगर प्रोवाइडेड है, तो शुगर जो इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है। C12H22 एंड O11 आल्सो नोन एज शुगर। शुगर का जो है ये केमिकल फार्मूला है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रीन हाउस गैस। तो 15th क्वेश्चन पढ़िए, और इसके जो ऑप्शंस हैं वो आपके पास रहेंगे नाइट्रोजन, हीलियम, सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो बताइए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रीन हाउस गैस। तो कौन सी इसमें से ग्रीन हाउस गैस है? नाइट्रोजन, हीलियम, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो होप आप सबने इसका आंसर मार्क कर दिया होगा। तो इसका जो सही आंसर है आपका कार्बन डाइऑक्साइड इज ए ग्रीन हाउस गैस। ठीक है। तो अभी तक हम हाफ अपने क्वेश्चंस कर चुके हैं, 15। तो होप अभी तक मैक्सिमम बच्चों के जो है 15 आउट ऑफ 15 आए होंगे। तो चलिए हम अब नेक्स्ट मूव करते हैं। काफी इजी क्वेश्चन है ये, टेंथ में हमने इसके ऊपर क्वेश्चन पढ़ा हुआ है एक, कम से कम आधे पेज का क्वेश्चन जो है इसी के ऊपर पढ़ा होगा। ताजमहल इज ग्रेटली अफेक्टेड ड्यू टू। बताइए, ये सबका ठीक होना चाहिए। ऑप्शंस आपके पास है टूरिस्ट, क्या ताजमहल जो है टूरिस्ट की वजह से इफेक्ट हो रहा है? तो ऑप्शन बी आपके पास है डिफॉरेस्टेशन, क्या ताजमहल जो है वो डिफॉरेस्टेशन की वजह से इफेक्ट हो रहा है? ऑप्शन सी एसिड रेन, क्या ताजमहल एसिड रेन से जो है इफेक्ट हो रहा है? या फिर ऑप्शन डी नाइस पोल्यूशन, क्या ताजमहल जो है नाइस पोल्यूशन से इफेक्ट हो रहा है? तो ऑप्शन मैंने आपको बता दिए, सही आंसर चूज करिए, और जो है हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर मूव करते हैं। तो होप आप सबने इसका आंसर मार्क कर दिया होगा। तो इसका जो सही आंसर रहेगा आपका वो रहेगा आपका एसिड रेन। एसिड रेन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, एसिड रेन की वजह से जो है हमारा ताजमहल जो है वो स्लाइटली येलोइश कलर का जो उसका मार्बल है आउटसाइड, वो थोड़ा येलोइश हो गया एसिड रेन की वजह से। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब आ जाते हैं आपके कुछ बायो के क्वेश्चन जो है बायोलॉजी से मैंने लिए हुए हैं। तो बायोलॉजी में एंटर करने पर ही पहला क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने लिया हुआ है, काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। हर बार पूछा जाता है, और इस बार भी 50% चांसेस है कि पूछा जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। तो ऑप्शंस आपके पास है माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, न्यूक्लियस एंड आरएनए। तो बताइए इन चारों में से किसको जो है पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है? बताइए, पावर हाउस ऑफ द सेल, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हो इसको, पेपर में आने वाला क्वेश्चन है ये। तो इसका जो सही आंसर होगा, पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। तो अच्छे से याद रख लीजिए इस क्वेश्चन को, बार बार मौका नहीं मिलेगा याद रखने का, अभी याद रख लीजिए अच्छे से, ताकि पेपर में आप गलत करके ना हो। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैं बार बार बोल रहा हूँ तो समझ लेना, आप कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा ये। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। अब आते हैं कि विटामिन के ऊपर, कि ए डिजीज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी इज। तो जब हमें विटामिन बी की डेफिशिएंसी हो जाती है तो हमें कौन सा जो है डिजीज लगता है, तो वो हमें बताना है। ऑप्शन ए आपके पास है नाइट ब्लाइंडनेस, ऑप्शन बी रिकेट्स, ऑप्शन सी बेरी बेरी, एंड ऑप्शन डी गाइटर। बताइए इसमें से जो है राइट आंसर आपका क्या होगा? तो ऑप्शन बी की डेफिशिएंसी की वजह से आपको कौन सा डिजीज लगता है वो आपने बताना है। तो होप आप सबने मार्क कर दिया होगा इसका आंसर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका रहेगा बेरी बेरी। तो विटामिन बी की वजह से बेरी बेरी डिसीज जो है वो काज होता है। ठीक है, तो अभी तक हमारे 18th क्वेश्चन हो गया। अब पढ़ते हैं हम 19th क्वेश्चन पे। स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल इन ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल कौन सी है? ऑप्शंस आपके पास हैं कैपिलरी, आर्टरी, वेन, वेना कैवा। तो होप आप सबने मार्क कर दिया होगा। तो इसका जो सही आंसर होता है, स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल इज कैपिलरी। कैपिलरी इज द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल इन ह्यूमन बॉडी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। किडनी इज ए पार्ट ऑफ। ठीक है, किडनी किसका पार्ट है? डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, स्केलेटन सिस्टम का पार्ट है, नर्वस सिस्टम का पार्ट है, या एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है? तो सबसे पहले आ जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट जो है किडनी नहीं है। स्केलेटन सिस्टम का पार्ट किडनी नहीं है। नर्वस सिस्टम का पार्ट किडनी नहीं है। तो ऑप्शन आपके पास फोर्थ बचा एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है,
डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट किडनी नहीं होती है। स्केलेटन जो हड्डियों का सिस्टम होता है उसमें भी किडनी का रोल नहीं है। नर्वस सिस्टम आ गया आपका दिमाग के रिलेटेड, तो दिमाग में भी किडनी का कोई रोल नहीं है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम में का पार्ट आता है आपका किडनी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपका आता है, वर्ल्ड एड्स डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। तो वर्ल्ड जो एड्स डे होता है वो किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है वो हमें बताना है। ऑप्शंस आपके पास है 1 दिसंबर, 1 नवंबर, 31 दिसंबर एंड 31 जनवरी। तो बताइए सही आंसर इसका क्या है। तो होप आप सबको आता होगा ये। तो मॉर्निंग असेंबली में हर बार पूछा जाता था क्वेश्चन, हर एक स्कूल में पूछा गया भी होगा। तो 1 दिसंबर इज द डे व्हेन एड्स डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर, ठीक है। 1 दिसंबर को जो है वो एड्स डे हमारा जो है ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हम मूव करते हैं, वर्ल्ड नो टोबैको डे। तो नो टोबैको डे कब आता है वो हमें बताना है। तो ऑप्शंस आपके पास हैं 1 मई, 31 मई, 1 जून एंड 30th जून। बताइए कौन सा इसमें से नो टोबैको डे है। तो याद रखना है आपने 31 मई जो है वो आपका आता है नो टोबैको डे, और 1 मई आपका आता है लेबर डे, ठीक है। 1 मई जो है वो आपका आता है लेबर डे, याद रखना है आपने। और 31 मई जो आपको क्वेश्चन में पूछा गया नो टोबैको डे, तो आपका 31 मई क्या आएगा, नो टोबैको डे। तो याद रखना है आपने दोनों को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टडी ऑफ स्पाइडर्स। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको ज्यादातर बड़ी बार एग्जाम में पूछेंगे कि स्टडी ऑफ स्पाइडर्स को क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ प्लांट्स को क्या कहते हैं। तो इसकी मैं जितनी भी स्टडीज होती हैं डिफरेंट स्पीशीज या फिर प्लांट्स के ऊपर, तो उसकी मैं आपको पूरी पीडीएफ प्रोवाइड कर देता हूँ टेलीग्राम चैनल पर शाम तक। तो वो आपने जरूर गो थ्रू होना उसमें से, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है आपको स्टडी ऑफ डिफरेंट स्पीशीज प्लांट्स या एनिमल्स के ऊपर जो है पूछा जा सकता है क्वेश्चन, तो ये आपको काफी इंपॉर्टेंट बनता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टडी ऑफ स्पाइडर्स। तो ऑप्शंस आपके पास है एरेक्नोलॉजी, एथ्रोपोलॉजी, एपोलॉजी एंड साइनोलॉजी। तो बताइए इसमें से सही आंसर आपका क्या होगा। तो होप आप सबने मार्क कर दिया होगा। तो जो स्टडी ऑफ स्पाइडर्स होती है उसको हम कहते हैं एरेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये रहा आपका सही आंसर। तो एरेक्नोलॉजी जो हम कहते हैं किसको, स्टडी ऑफ स्पाइडर्स को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी पे आ जाता है कि द ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। तो फॉसिल्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं, तो वो हमें अब बताना है। ऑप्शंस आपके पास है पैलियोजूलॉजी, पैलियोबोटेन्स, पैलियोओंटोलॉजी एंड ऑल ऑफ द अबव। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा ही जाएगा, तो स्टडी के ऊपर बेस होगा, तो ध्यान से करना है हर एक क्वेश्चन को, ठीक है। प्यार से ध्यान से करना है हर एक क्वेश्चन को। तो इसका जो सही आंसर होगा, द ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद द स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज नोन एज पैलियो एंड ओंटोलॉजी। पैलियो ओंटोलॉजी हम इसे कहते हैं जो फॉसिल की स्टडी करती है, साइंस की ब्रांच, ठीक है। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 25th क्वेश्चन पढ़िए, रेडियो एक्टिविटी इज मेजर्ड बाय। जो रेडियो एक्टिविटी होती है वो किसके थ्रू जो है वो मेजर की जाती है। तो ऑप्शंस आपके पास हैं, ऑप्शन ए जीजर मूलर काउंटर, ऑप्शन बी पोलैरीमीटर, ऑप्शन सी कैलोरीमीटर, ऑप्शन डी गोलीमीटर, ठीक है। तो बताइए रेडियो एक्टिविटी को हम किससे मेजर करते हैं। तो ये आपकी रेडियो एक्टिविटी रही, इसको हम किससे मेजर करते हैं। तो याद रखना है आपने, जीएम काउंटर से जो है हम काउंट रेडियो एक्टिविटी को मेजर करते हैं। जीएम काउंटर यानी कि जिजर मोलर काउंटर। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। जिजर मोलर काउंटर से हम मेजर करते हैं रेडियो एक्टिविटी को। बाकी आपको सब पता होगा, चार्ज को किसे मेजर करते हैं, करंट को किसे मेजर करते हैं, रेडियो एक्टिविटी को किसे मेजर करते हैं। ये एक आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, चार्ज या एम्पेयर पे नहीं पूछा जाएगा कि चार्ज से हम किसको मेजर करते हैं, एम्पेयर से किसको मेजर करते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि रेडियो एक्टिविटी थोड़ा डिफरेंट, ठीक है। तो अब मुझे अपने कॉमन नेम बताना है। वॉशिंग सोडा इज ए कॉमन नेम ऑफ। वॉशिंग सोडा किसका कॉमन नेम है वो हमें आपने बताना है। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। बताइए वॉशिंग सोडा किसका कॉमन नेम है फॉलोइंग ऑप्शंस में से। तो बड़ी बात क्वेश्चन पूछा जा चुका है क्वेश्चन में, और ये पूछा भी जाएगा इस बार भी एग्जामिनेशन में, वॉशिंग सोडा या फिर बेकिंग सोडा। तो ये दोनों मैंने लिए हुए हैं, तो इसमें से एक अमूमन पूछा जाता है क्वेश्चन में। तो वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा दोनों का याद रखना है आपने, क्या केमिकल नेम और कॉमन नेम, ठीक है। तो वॉशिंग सोडा
किसका कॉमन नेम है, वो है, ये याद रख लीजिए आप, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का जो केमिकल नेम क्या है, कॉमन नेम क्या है, वाशिंग सोडा। तो वाशिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है, सोडियम कार्बोनेट। इस तरह से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। द ऐसा यूनिट ऑफ चार्जेस, तो सभी का सही होना चाहिए, 10th से पढ़ते आ रहे हो आप। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, ऑप्शन नंबर बताओ कौन सा लगाऊं, डी। ठीक है ना, डी, यानी कि कूलम इज द ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, तो हमारे इसी तरह 27 क्वेश्चन हो गए। अब करते हैं 28वां क्वेश्चन। अब मुझे बताइए, द सन इज, सन क्या है, स्टार है, प्लेनेट है, एस्ट्रॉयड है, या मीटियोर मीटियोर है। बताइए फॉलोइंग ऑप्शंस में से सन क्या है। क्या सन प्लेनेट है, नहीं सर, प्लेनेट तो नहीं है सन। क्या सन एस्ट्रॉयड है, नहीं सर, सन तो एस्ट्रॉयड भी नहीं है। क्या सन पत्थर है, यानी कि मेटियोर है, तो मेटियोर भी नहीं है। तो सन क्या है, एक स्टार है। और अब मुझे बताइए मून क्या है। इसी के साथ मैं आपको पूछ लूं, अगर मून क्या है, मून क्या प्लेनेट है क्या मून, नहीं, मून प्लेनेट नहीं है, ना मून एस्ट्रॉयड है और ना ही मून मेटियोर है। मून एक सैटेलाइट है। तो मून क्या है, एक नेचुरल सैटेलाइट। और प्लेनेट आपको पता है, सभी के नाम आपको पता होगा, मरकरी, वीनस, सैटर्न, नेपच्यून। तो ये सीरियल वाइज पूरी जितने भी आपके वो हैं, तो पूरे सर्च करने अपने सोलर सिस्टम में हमने कल आपको वीडियो प्रोवाइड करवाई थी। तो ठीक है, वो आपने कोई भी नहीं भूलना है। तो सभी प्लैनेट्स के नाम आपको पता होने चाहिए। तो एक क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और बनता है कि ऐसा कौन सा प्लेनेट है जिसके जो है सराउंडिंग में रिंग्स बनी होती हैं। तो ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, वो होता है सैटर्न। तो सैटर्न की जो चारों तरफ क्या होती है, रिंग्स बनी होती हैं। तो एकमात्र ऐसा प्लेनेट है वो। और आपको पूछा जा सकता है इसके ऊपर कि जो लार्जेस्ट प्लेनेट है वो कौन सा है, तो आपका वो जुपिटर हो जाता है। तो ये जो हमारा सोलर सिस्टम का जो कंसेप्ट है, इसको पूरा डीप से समझिए, क्योंकि इसके ऊपर आपको एक क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। तो सन इज ए स्टार, 28 में आएगा कि द सन जो है वो स्टार है। मून मैंने आपको बता दिया एक सैटेलाइट है। और बाकी जो आगे आपके प्लेनेट आगे, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, नेपट्टून, और जो भी आपको बचा, तो सब वो आगे आपके प्लेनेट। ठीक है ना, इस तरह से आप पूरा सोलर सिस्टम समझ लीजिए अच्छे से। तो क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है आपका, द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक्स इज मेजर्ड ऑन। तो अर्थक्वेक की जो हम इंटेंसिटी मेजर करते हैं कि कितना बड़ा भूचाल आया है, तो उसको किससे मेजर करते हैं। तो मैंने आपको ऑप्शंस बताई नहीं अभी, चलो अब ऑप्शन पढ़िए। सी सेंट स्केल, मिरकैली स्केल, रिचर स्केल, और बियोफॉर्ट स्केल। तो कौन सा इसका जो सही आंसर होगा बताइए मुझे। चारों ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए। द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन, तो जो अर्थक्वेक की इंटेंसिटी होती है, हम उसको किसके ऊपर मेजर करते हैं। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द ऑप्शन नंबर सी, that is Richter scale. The intensity of earthquake is measured on Richter scale. तो होप क्वेश्चन समझ आ चुका होगा। तो जैसे ही मैंने आपको बोला था बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा, तो अब मुझे बताना है आपने बेकिंग सोडा का जो है केमिकल नेम क्या है। द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज, ऑप्शन ए इज सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन बी सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी पोटेशियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन डी सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ से सोडियम क्लोराइड तो सामने सामने निकल रहा है, NaCl, ये है साल्ट का होता है, ये तो नहीं है। सोडियम कार्बोनेट भी यहाँ से निकल रहा है, ये किसका होता है, वाशिंग सोडा का, अभी आपको मैंने बताया। तो ऑप्शन आपके पास बचे दो, तो इसमें से जो सही आंसर आपका होगा वो होगा आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। तो ये आपके आ गया 30th क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है। तो ये मैंने आप यहाँ पे आंसर प्रोवाइड किए हैं। ये आपको PDF जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका जो ज्वाइनिंग लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, ताकि आप जो प्रैक्टिस सेट हम डालते हैं उनका फायदा आप उठा सको, PDF जो हम डालते हैं उनका फायदा आप उठा सको, और जो हम क्विज डालते हैं उनका फायदा आप उठा सको। तो जरूर से ज्वाइन करना है हमारे टेलीग्राम चैनल को, और जरूर से सब्सक्राइब करना है हमारे यूट्यूब चैनल को, ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। और अच्छे से पढ़िए, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अभी जो 25 दिन है इतने अच्छे से लगाइए, ताकि जो आपकी सिलेक्शन है क्लास 4 एग्जाम में वो गारंटी हो जाए। तो हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट, और हमारी तरफ से आपको हर तरह का मटेरियल प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बस देर किस चीज़ की है, आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। बस कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए कि सर हमें इसमें दिक्कत है, इसमें दिक्कत है, उसकी वीडियो आपको तुरंत मिल जाएगी, नेक्स्ट डे आपको जो है वीडियो मिल जाएगी। तो कमेंट सेक्शन में जो भी आपको लगता है कि सर हमें ये चाहिए, कोई भी मटेरियल चाहिए, तो हमें बता देना है आपने। तो थैंक यू, धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।
तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।